Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 30 बीपी। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए आप। और ये एसपी टेस्ट जिन्होंने भी दिया है, आज हम इसके इंग्लिश के सेक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। मींस आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का जो सेक्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए किस तरह से प्रोडक्टिव बनने वाला है। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी नया वर्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखे, राइट इट डाउन, तुरंत उसे राइट डाउन कर लो, क्योंकि वो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड पॉइंट बनने वाला है आपका। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपका एक स्ट्रक्चर है रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपने अकॉर्डिंग इसको एक बार रीअरेंज करके जरूर देखिए, ठीक है। पहले आप करिए, फिर मैं करता हूं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले अगर मुझे रीअरेंजमेंट करना है तो मुझे इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है, कौन सा पार्ट आखिर इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है इन क्लॉजेस को, ये देखना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ए पार्ट तो हो नहीं सकता। एट दिस स्पीड मींस किसी तरह की स्पीड की बात पहले हो चुकी है। एट 9 AM The great rocket lifted in the air with a mighty roar। बिल्कुल ये फर्स्ट हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो सकता है स्ट्रक्चर का। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ 17,500 miles an hour। अब अगर हम यहां से देखें तो बी के बाद सी को हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब पहले ये स्मूथली ऊपर की ओर उठा एंड देन क्विकन टू अ स्पीड ऑफ 17,500। रॉकेट ने फिर अचानक से स्पीड पकड़ ली, कितनी पकड़ ली? 17,500 माइल्स एन आवर की स्पीड पकड़ ली, ठीक है। तो बी के बाद हमारा सी जुड़ जा रहा है सीधे सीधे, और उसके बाद हम एक ही और जा सकते हैं क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। तो ये थर्ड हो सकता है हमारा। At this speed, the rocket soon attained the height of 190 miles above the earth। इस स्पीड पे क्या हुआ कि रॉकेट जल्द ही 190 माइल्स above the earth, अर्थ के ऊपर 190 माइल्स की दूरी उसने तय कर ली कहीं ना कहीं। गागरिन, यूरी गागरिन जी की ही बात हो रही है यहाँ पे। नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन। गागरिन जी ने क्या किया? अपने आप को विंडो की ओर पुल किया, नीचे का नजारा देखने के लिए, नीचे की ओर देखने के लिए। भाई अब मैं कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूं और अब नीचे का नजारा क्या है, कुछ ऐसा। तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका स्ट्रक्चर क्या जा रहा है? आपका स्ट्रक्चर जा रहा है BCAD, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका जा रहा है और आंसर आपका जाने वाला है फोर्थ पार्ट। आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर आसानी से क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर को आगे लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट पे। अगला रीअरेंजमेंट आपके सामने, एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अकॉर्डिंग पहले करने की कोशिश करो। अब हम शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। अगेन हमारा रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है और गुरुकुल में जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी बात हो रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। The subjects taught in the Gurukul varied from Sanskrit to mathematics। फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं हो सकता। Indian education has its roots in the ancient ages। बिल्कुल पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ये क्लॉज बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बी वाला पार्ट। अब इंडियन एजुकेशन की जो रूट है इसके एंशियंट एज में छुपी हुई है कहीं ना कहीं। अब बी के बाद हम जा सकते हैं डी पे। In those days the गुरुकुल सिस्टम was followed। इन दिनों में क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। अब सेकंड के बाद में हम थर्ड पे जा सकते हैं। The subjects taught in Gurukul varied from Sanskrit to mathematics।
गुरुकुल में संस्कृत से मैथमेटिक्स तक अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हाउएवर दिस सिस्टम चेंज्ड व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया। ये सिस्टम चेंज हो गया, कब चेंज हो गया? जब ब्रिटिश इंडिया में आए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बी मिल रहा है हमें पहला स्ट्रक्चर, बी के बाद हमें डी मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है और सी मिल रहा है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जा रहा है, बी डी ए सी। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सेगमेंट पे। अगला हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक बार देखना है अपने अकॉर्डिंग किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिख रही है। अब देखिए, संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं, जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं तो इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, लेकिन इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। वन ऑफ या वन ऑफ द के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब मैं संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट, टीचर होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए। जब भी चॉइस की बात होगी तो नाउन तो प्लूरल होगा, और यहाँ पे टीचर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? टीचर्स से। और अगर टीचर को टीचर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे टीचर हमें किस पार्ट में मिल रहा है? फोर्थ पार्ट में मिल रहा है। तो हमारा आंसर भी फोर्थ पार्ट जाने वाला है। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं ऑप्शन, सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको इस स्ट्रक्चर में ये बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे छुपा हुआ है। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम। अब ये ड्यूरिंग अबाउट का जो यूज कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, और लगभग एक हफ्ते के अंदर की बात हो रही है, एक हफ्ते के अंदर टाइम की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग को हम रिप्लेस करेंगे विद इन से, ड्यूरिंग को हम रिप्लेस करेंगे विद इन से, और हमारा जो ड्यूरिंग जिस पार्ट में मिल रहा है हमें मिल रहा है बी पार्ट में ड्यूरिंग, और यही हमारा आंसर होने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? विद इन से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रक्चर होगा करेक्ट। 79 के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे 80 की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा बेस है नरेशन पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे। एक बार स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होने वाला है। सबसे पहले एक पॉइंट को समझिए यहाँ पे। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, क्या कहा? आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट? क्या तुम मुझे रात भर इंतजार करवाते रहोगे? कुछ ऐसा। तो सबसे पहले आर यू वेटिंग, इस पार्ट को आपको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है? यू आर गोइंग टू कीप मी वेटिंग, कुछ ऐसा। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही जाएगा, एज इट इज जाएगा। आर यू को हम यू आर में बदलेंगे, और यू को हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई में बदलना पड़ेगा, और आर को हमें वॉज में बदलना पड़ेगा। यू को हमें आई में बदलना पड़ेगा, आर को हमें वॉज में बदलना पड़ेगा। और आई वॉज वाला ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे आई वॉज वाला ऑप्शन हमें सिर्फ डी वाला पार्ट मिल रहा है, सिर्फ डी वाला पार्ट हमें आई वॉज वाला पार्ट मिल रहा है। बाकी यहाँ पे यू गोइंग, यू वर गोइंग, यू आर गोइंग, ये सब गलत हो जाएगा। देखो, प्रेजेंट को हम पास्ट में लेके जाते हैं, पहला सीन तो ये हो गया। दूसरा, जब भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसे अफर्मेटिव में बदलते हैं। जैसे फादर ने मुझसे कहा, तो वो क्वेश्चन है,
फादर ने अगर मुझसे कहा तो वो क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं किसी और से वही बात कह रहा हूं तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन होता है, ध्यान देना इस चीज पे, डायरेक्ट स्पीच में जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाते हैं? इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। समझ गए ना? चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड का यूज हुआ है पहली चीज, तो आस्क्ड का यूज होगा अगर कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो, इसलिए ए ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आस्क्ड का यूज हुआ है लेकिन यू लगा है, यू वर गोइंग, और यू को मतलब सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और यू को हमें आई में बदलना होगा। तो इस बेस पे हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन को अगर हम देखें, फादर आस्क्ड मी आर यू गोइंग टू कीप मी, अब यहाँ पे आर को पहले लगा दिया, यू को बाद में, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी स्ट्रक्चर जाता है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है इन जनरल अगर हम देखें तो इस बेस पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा 100% डी पार्ट ही जाने वाला है, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग चुका है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको क्या बताना है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो भी गिवन सेंटेंस है आपका, इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, मतलब जो नया गार्डनर है वो प्लांट्स की क्या करता है? देखभाल करता है, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लुक्स आफ्टर लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब एक चीज तो फैक्ट है कि जो भी इसका पैसिव बनेगा, जो भी इसका पैसिव बनेगा उसमें क्या यूज होगा? उसमें इज, एम, आर का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये कंफर्म है कहीं ना कहीं। और अगर ये कंफर्म है तो अब यहां से देखिए, यहां पे आर का यूज हुआ है, हो सकता है ये। यहाँ वर का यूज हुआ है, नहीं हो सकता है। यहाँ इज का यूज हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे लुक्ड आफ्टर वेल बाय द गार्डनर, ये नहीं हो सकता, पास्ट में तो लेके नहीं जाएंगे, टेंस नहीं चेंज होता भाई। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में ये बड़े डाउट्स रहते हैं हमें, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके रखिए। नरेशन में टेंस को हम चेंज करते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं रहता, टेंस हमारा सेम रहता है। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए। तो अब यहां से अगर हम देखें, इन दो ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, या बी हो सकता है या सी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें, बी वाला या सी वाला हो सकता है। अब द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, देखो एक सीधी सी बात यह है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सॉरी, एक्टिव से पैसिव में हम लोग जाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब प्लांट्स को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, गार्डनर तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना अब। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है जो करेक्ट होने वाला है, दैट इज ए पार्ट। द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द गार्डनर, द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द गार्डनर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट 100% जाने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 100% आंसर करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप एलिमिनेशन समझ पा रहे हैं? देखो, जब भी आप एग्जाम में चीजों को करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करिए कि आप जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करने पे फोकस करिए। ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम सही ऑप्शन की खोज में रहते हैं, हमारी मिस्टेक्स यहीं पे हो जाती है हमसे, कि हम सही ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं कि सही कौन सा होगा। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि कौन सा नहीं हो सकता,
अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। यस और नो? अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब रिजेंबल, रिक्वायर, रिवर्स और रिप्रोड्यूस। अब यहां से अगर हम देखें रिजेंबल, रिजेंबल वर्ड का जो स्पेलिंग होता है दैट इज RESEMBLE, रिजेंबल, के समान, के समान होना, एक सेकेंड, के समान होना या दिखना, मतलब कोई भी किसी के समान है या दिख रहा है। लाइक द एनिमल इज रिजेंबलिंग कैट, मतलब जो एनिमल है वो कैट की तरह दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, रिजेंबल के साथ कभी कोई प्रोपोजिशन नहीं आता, ध्यान देना इस चीज पे। ट्रांजिटिव वर्ब है रिजेंबल, इसके साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। रिजेंबल के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, ये भी याद रखिए। अब अगर मैं बात करूं रिक्वायर की, कोई चांस नहीं है, ये बिल्कुल सही वर्ड है रिक्वायर, आवश्यकता से रिलेट करा। रिवर्स मतलब रिवर्स कर देना, पलट देना। रिप्रोड्यूस प्रजनन से भी रिलेट करता है, रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन सिस्टम आपने पढ़ा होगा बायो में, ठीक है। और रिप्रोड्यूस का मतलब दोबारा दिखाना या किसी काम को दोबारा करना, ऐसे भी आप कोई रिजल्ट दोबारा लेके आना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोड्यूस। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज, फिर आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। देखो अपने अकॉर्डिंग करो सबसे पहले, ये रूल बना लो, जब आप क्लास में हो तो ये रूल बना लो कि सबसे पहले मुझे खुद से करना है। जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मुझे खुद से अटेंड करना है, मुझे एक पॉज लेना है, तुरंत खुद से करना है और उसके बाद ही क्लिक करके आगे का वीडियो देखना है। अगर आप ये रूल बना लेंगे तो देखो, क्लास तो आपकी चल रही है, आंसर तो मैं बताऊंगा, डिस्कशन तो मैं करूंगा, पोस्टमार्टम भी मैं सभी ऑप्शंस का करूंगा। समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आपके लिए वो क्लास प्रोडक्टिव कैसे होगी? जब आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखेंगे और सोचेंगे अच्छा ये होना चाहिए आंसर, और अगर वो गलत हुआ तो आप ज्यादा फोकस करेंगे आंसर के ऊपर, और अगर वो सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब सही और गलत दोनों होने में कहीं ना कहीं हमारा ही फायदा छुपा हुआ है, ये चीज याद रखिए। आप सही करेंगे तब भी आपका ही फायदा है और गलत करेंगे तब भी आपका ही फायदा है, ठीक है। तो अब अगर मैं नर्व की बात करूं तो नर्व मीन्स तो नस होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। नर्व की अगर हम बात करें तो सही है। नेग्लेक्ट करना, लापरवाही से नेग्लेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट को हम उपेक्षा करने से भी रिलेट कर सकते हैं, उपेक्षा करना, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले वर्ड की, नर्वस, नर्वस वर्ड की ही स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपकी गलत जा रही है यहाँ पे। इट शुड बी नर्वस, नर्वस मतलब परेशान हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, और नेगेटिव तो नकारात्मक हो ही गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आपको एंटोनिम बताना है, इंस्टेंट, इंस्टेंट वर्ड का एंटोनिम बताना है। देखो इंस्टेंट का बेसिक मीनिंग तो तुरंत होता है ना, तो अगर मैं इमीडिएट बोल दूंगा तो ये सैनोनिम हो जाएगा, इमीडिएट का कोई चांस नहीं है। करंट जो हाल ही का है, क्विक, ये सब सैनोनिम की कैटेगरी में आएंगे। देरी को एक ही वर्ड दिखा रहा है दैट इज डिलीड, देरी को एक ही वर्ड दिखा रहा है दैट इज डिलीड। तो इंस्टेंट मीन्स तुरंत, और डिलेड मतलब देरी को रिलेट कर रहा है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा
अगर मैं इंस्टेंट का अपोजिट देखूं तो वो डिलेड ही जाने वाला है, एंटोनिम इसका डिलेड ही जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रिजर्व्ड, अच्छा रिजर्व्ड वर्ड का आपको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। रिजर्व्ड वर्ड का आपको एंटोनिम चाहिए। क्या होगा रिजर्व्ड वर्ड का एंटोनिम? मॉडेस्ट, कम्युनिकेटिव, क्वाइट और प्लेसिड। एक बार देखिए और पिक करिए। और बाकी जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन जो आते हैं वो चैट बॉक्स में बताते रहो। ठीक है, जैसे प्लेसिड का अगर मीनिंग आपको पता है तो तुरंत बताओ, मॉडेस्ट का अगर पता है तो तुरंत बताओ। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। देखो, रिजर्व्ड की बात अगर हम करें तो ऐसा बंदा जो कम बोलता है, रिजर्व्ड रहता है अपने आप में। कुछ ऐसे हम रिजर्व्ड को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, संकोची भी बोल सकते हैं रिजर्व्ड को, संकोची, जो संकोच करता है, कम बात करता है, दैट इज रिजर्व्ड। अब अगर मैं बात करूं प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, क्वाइट का मतलब भी शांति हो गया, मॉडेस्ट का मीनिंग हो गया विनम्र, विनम्र मॉडेस्ट हो गया। तो रिजर्व्ड का अपोजिट वर्ड अगर हमसे पूछ रहा है, वैसे प्लेसिड अगर बोलते, क्वाइट बोलते, मॉडेस्ट बोलते, ये सब इसके सैनोनिम्स की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेटिव मतलब जो बातचीत करने वाला इंसान है बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं जानते हैं फिर भी बात करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया अपने बारे में, तो वो कम्युनिकेटिव लोग हैं। ठीक है, जो बातचीत करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कम्युनिकेटिव से। और यही इसका अपोजिट भी कहीं ना कहीं होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। गोइंग ओवर वंस हेड, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, गोइंग ओवर वंस हेड। अब इसका आपको मीनिंग बताना है क्या होगा। अच्छा, कुछ भी आपके हेड के ऊपर से निकल रहा है, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके सिर के ऊपर से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गोइंग ओवर माई हेड, योर हेड, हिज, वंस की जगह पे कुछ भी हो सकता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या जा रहा है, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक इंसान की जो कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, समझने की, उसके परे। दिस इज कॉल्ड गोइंग ओवर वंस हेड, समथिंग वन डिड नॉट एक्सपेक्ट, कोई चांस नहीं, अनेबल टू फंक्शन एज वन यूज टू, अनेबल टू टेक अ डिसीजन, कोई चांस नहीं। आंसर आपका थर्ड पार्ट ही जाना, थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है। आगे, मैड एज अ हैटर। वैसे हैटर का मतलब टोपी वाला होता है। ठीक है, मैड एज अ हैटर बहुत ही प्यारा इडियम है, बहुत ही प्यारा इडियम है। और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये इसका ओरिजिन पता है कैसे हुआ? लाइक एक एक टोपी वाले की कहानी है, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा इंसान है जो टोपी पहन के आता है और वो सनकी है बहुत ही ज्यादा, ऐसे बंदे से रिलेट किया गया है, मैड एज अ हैटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप वो सन की है इंसान, सन की मतलब छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाला है, सेंट्रिक, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका थर्ड पार्ट ही जाना है भाई। अगर आप इस कहानी को समझ गए, ये दिमाग में स्टोरी आ चुकी है, तो आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं इसको सेंट्रिक से। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी, ये कॉमन वर्ड है काफी, और काफी बार यूज भी कर चुके हैं हम लोग। सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी, मतलब जो पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा मानता है, बहुत ज्यादा बिलीव करता है पुराने रीति रिवाजों पे, उसको हम सुपरस्टिशियस बोल सकते हैं, अंधविश्वासी बोल सकते हैं। ओल्ड फैशन, वेरी अपसेट, कोई चांस नहीं है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। Select the most appropriate segment to substitute the underlined segment of the given sentence. If substitution is not required, select no improvement. अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, आपको इसे रिप्लेस करना है।
और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट, डी पार्ट आपका आंसर कहीं ना कहीं जाने वाला है। The civic bodies in the capital have formed a team to crack down coaching centers found violated a law. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सिविक बॉडीज ने कैपिटल में क्या किया, एक टीम फॉर्म करने का काम किया, जिससे कि वो उन कोचिंग सेंटर्स को कहीं ना कहीं पकड़ सके, उन पे नकेल कर सके, जो कि लॉज को क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वायलेटेड का जो यूज है ये गलत है, इसकी जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो फाउंड वायलेटिंग द लॉ, लॉ कोई स्पेसिफिक लॉ होगा, स्पेसिफिक लॉ या लॉज की ही बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो दा लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, फाउंड वायलेटिंग दी लॉ, कुछ ऐसा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। अब यहाँ पे भी वायलेटेड है, यहाँ पे सिर्फ वायलेट है और नो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, दैट इज थर्ड पार्ट, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। The Urban Art Commission has suggested that the landscape be developing by adding water fountains around the sculpture. देखिए, अर्बन आर्ट कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि जो लैंडस्केप है उसको डेवलप किया जाए, कैसे, ऐड करते हुए जो वाटर के फुव्वारे होते हैं स्कल्पचर के चारों ओर उनको। अब बी डेवलपिंग लैंडस्केप, बी डेवलपिंग बाय एडिंग, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सुपरफ्लुअस, गलत है। इसकी जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। टू बी डेवलप्ड, टू बी डेवलप्ड, बी डेवलपिंग की जगह पे टू बी डेवलप्ड का यूज करेंगे और हमारा एक्चुअल आंसर जाने वाला है क्या, फर्स्ट पार्ट। नो इम्प्रूवमेंट कोई चांस नहीं है, बी डेवलप्ड बाय, बी डेवलप्ड विद, ये सब गलत हो जाएगा। टू बी डेवलप्ड बाय एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब अगला जो वर्ड है हमारे पास, इसका सिनोनिम आपको बताना है और वर्ड है हैंडी। हैंडी वर्ड का आपको सिनोनिम बताना, कॉमन वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी चीज हैंडी है मतलब कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। कोई लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मतलब जो हल्का है, हैंडी है, ठीक है। तो अब सुविधाजनक, कन्वीनियंट को हम सुविधाजनक से रिलेट कर सकते हैं, सुविधाजनक। अब यूजलेस तो बेकार हो गया, हार्ड का कोई चांस नहीं। क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, भद्दा, फूहड़, कुछ ऐसे आप क्लमजी को रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका जाने वाला है क्या, आपका आंसर जाने वाला है बी पार्ट। बी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा, सिनोनिम की बात हो रही है यहाँ। आगे अगर हम देखें, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये सभी को क्लियर है, डन। चल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगाना, किसी भी पॉइंट पे जो रोक लगाई जा रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, जो हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं थ्वार्ट को। और थ्वार्ट के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो इम्पेड ही है, क्योंकि इम्पेड का मीनिंग भी रोक लगाना ही होता है, ठीक है। रोकना, किसी की प्रोग्रेस को रोकने के सेंस में भी हम थ्वार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि एड की बात करें तो इसका मतलब होता है सहायता, सहायता, सपोर्ट, ये भी कहीं ना कहीं सामने वाले के सपोर्ट करने से ही रिलेट करेगा। फेस, सामना करना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, क्योंकि हमें जरूरत है सिनोनिम की, सिमिलर वर्ड की, और थ्वार्ट के लिए हमारा जो सिमिलर वर्ड जाने वाला है दैट वुड बी इम्पेड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, द प्रिजनर हैड अप हिज फिस्ट इन अ defiant
अच्छा, डिफाइंड को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है अवज्ञा। अवज्ञा मतलब जैसे सामने वाले की आज्ञा का पालन ना करना या फिर अगेंस्ट खड़े हो जाना किसी के, दैट इज डिफाइंड। तो अब यहाँ पे द प्रिजनर हैड अप हिज फिस्ट इन अ डिफाइंड जेस्चर, मतलब उसने अपनी फिस्ट को कैसे एक डिफाइंड अवज्ञाकारी जेस्चर में परिवर्तित किया, जैसे कहते हैं गुस्से में बंदा खड़ा हुआ है, बस पिटाई कर ही देगा आके, ऐसा जेस्चर सामने वाले ने बना लिया, गुस्से वाला जेस्चर। ठीक है। एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम, जैसे वो कोर्ट रूम के बाहर आ रहा था तो उसका गुस्से वाला जेस्चर था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब यहाँ पे वेव, टोकन, सैल्यूट ये सब गलत हो जाएगा और आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन। अब देखिए कारण क्या है कि उसका ट्रांसफर जो है काफी दूर किया जा रहा था, फार ऑफ प्लेस पे किया जा रहा था। ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्यागना, क्योंकि क्लेम करना, रिजाइन करना, या फिर अगर मैं बात करूं एजर्ट की, एजर्ट का मतलब होता है अधिकार जताना, अधिकार जताना। ठीक है, इसका कोई चांस ही नहीं है, आपका एक ही आंसर जाने वाला है, दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब मापी, बैरोमीटर, वायु दाब मापी को बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें अल्टीमीटर की, अल्टीमीटर का यूज इन जनरल हम करते हैं ऊंचाई नापने का यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र। ठीक है, अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर तो धारा की बात हो रही है, धारा को नापने के लिए, विद्युत धारा की। थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए यूज करते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। अच्छा, एक्सकेवेशन मीन्स क्या होता है? खुदाई। खुदाई, एक्सकेवेशन को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है खुदाई। जैसे कहते हैं ना, खुदाई की जा रही है, खुदाई करके जो ह्यूमन हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल चीजों को जमीन से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह की स्टडी को हम सीधे सीधे आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, क्योंकि जियोलॉजी भूविज्ञान हो गया हमारा, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान। ठीक है, सेफोलॉजी बहुत ही प्यारा वर्ड है हमारा, सेफोलॉजी। और सेफोलॉजी का मतलब होता है, पी से शुरू है लेकिन पी साइलेंट है, याद रखना। सेफोलॉजी चुनाव, चुनाव विश्लेषण, चुनाव विश्लेषण, दिस इज कॉल्ड सेफोलॉजी। ध्यान से समझना, ये वर्ड अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लो। आंसर वैसे आपका डी पार्ट ही है, ठीक है, लेकिन सेफोलॉजी को भी दिमाग में रखना, ये फंसाने वाला वर्ड है, एग्जाम में आ जाएगा इससे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसका सिनोनिम भी हो सकता है, मीनिंग भी पूछी जा सकती है, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, हर तरह से आ सकता है, और चुनाव भी तो आगे आ ही रहा है ना। ठीक है, आगे कहानी है, कहानी है दो बच्चियों की। एवरी मॉर्निंग 9 ईयर ओल्ड खुशी, एक बार स्टोरी को पढ़ लेंगे हम लोग, फिर आंसर्स करेंगे। ठीक है, एवरी मॉर्निंग 9 ईयर ओल्ड खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5 ईयर ओल्ड सिस्टर अंकिता, as dash hold hands and cross the railway tracks to dash
the school. The sisters have home dash. The sisters leave home dash 7 a.m. with school bags larger dash their torsos. अच्छा, टॉर्सोस का मतलब क्या होता है? टॉर्सोस मतलब धड़, धड़ का जो हिस्सा है ऊपर का, उसको हम टॉर्सोस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। The 2 kilometer route they walk on foot to reach school dash includes walking past a railway crossing and through the lanes of an industrial area used by mini trucks and carrier vehicles. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 ईयर ओल्ड खुशी जो है गार्जियन की तरह वर्क करती है, गार्जियन बन जाती है किसकी? अपनी 5 ईयर ओल्ड सिस्टर अंकिता की। मतलब दोनों सिस्टर मिल बांट के रहती हैं, साथ में स्कूल जाती हैं, एक गार्जियन की तरह सपोर्ट करती है खुशी अपनी सिस्टर अंकिता की। और खुशी की उम्र 9 ईयर्स है और अंकिता की 5 ईयर्स। कॉमन सा है अगर हम देखें तो। पैसेज वो डेली 2 किलोमीटर जाती हैं, 7 बजे घर से निकल जाती हैं, बड़े बड़े से स्कूल बैग लेके। मतलब उनका जो ऊपरी धड़ का हिस्सा है उससे भी बड़ा बैग उनका रहता है। देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े स्कूल बैग लेके जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस ही रहता है। वैसे मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा सिलेबस छोटे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सिलेबस होगा तो बच्चों के अंदर प्रेशर आएगा चीजों को लेके, और छोटे बच्चे चीजों को सीखते हैं गाइडेंस से, इमिटेट करके सीखते हैं चीजों को। तो वहां पे सिलेबस बहुत भारी भरकम तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, एक बार देखो अपने अकॉर्डिंग और बताओ। यहाँ पे अगर हम देखें, एवरी मॉर्निंग 9 ईयर ओल्ड खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5 ईयर ओल्ड सिस्टर अंकिता एज डैश होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स as them she they as they। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा, होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू। दे की बात हमने क्यों की? क्योंकि हमने खुशी और अंकिता दोनों को रिलेट किया यहाँ पे, इसलिए सी पार्ट हमारा आंसर जा रहा है यहां से। आगे अगर हम देखें, एज दे होल्ड हैंड्स, यहाँ पे हमने दे का यूज किया है। दे होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू डैश द स्कूल। अब यहाँ पे रीच द स्कूल ही जाने वाला है, टू रीच द स्कूल। द सिस्टर्स लीव होम डैश 7 AM। स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे एट का यूज हो जाएगा। द सिस्टर्स लीव होम एट 7 AM विद स्कूल बैग्स लार्जर देन। कंपैरेटिव डिग्री आ गया, इसके बाद हम देन का यूज कर देंगे, लार्जर देन देयर टॉर्सोस। द 2 kilometer route they walk on foot to reach school dash include walking past a railway crossing and through the lanes of an industrial area। अब यहाँ पे the 2 kilometer route they walk on foot to reach school daily, डेली की ही बात होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। टू रीच स्कूल डेली इंक्लूड्स वॉकिंग पास्ट अ रेलवे क्रॉसिंग एंड थ्रू लेन्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया यूज्ड बाय मेनी ट्रक्स एंड कैरियर व्हीकल्स। अब अगर मैं एवेली की बात करूं, एवेली बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है समान रूप से, समान रूप से। आंसर हमारा डेली ही जाने वाला है, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने कई नए नए वर्ड्स सीखे होंगे, कई नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.